नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर, मंगलवार का पूरा दिन तो धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबरों को लेकर ही निकल गया। दोनों सदनों में हंगामा होता रहा और दो बड़ी खबरें जो सुप्रीम कोर्ट से आई सर, उन पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। सर, चुनाव आयोग ने जिस तरह के आंकड़े रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो सीधे सीधे कम से कम 51 लाख मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे बिहार में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजू जी, और इनमें भी जो पुनरीक्षण का काम हुआ है अब लगभग कंप्लीट हो गया है। 97.30% मतदाताओं ने, यानी 97% ही मान लें, उन्होंने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। अब करीब करीब 3% मतदाता बचे हैं जिनको अपने फॉर्म जमा करने हैं, पर 97% से मोटे तौर पर चीजें सामने आ गई हैं। जो जानकारी जारी की है चुनाव आयोग ने, उनके हिसाब से 18 लाख तो ऐसे मतदाता अभी सूची में बने हुए हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। 18 लाख। और 26 लाख ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, जो या तो बिहार में नहीं रहते हैं या जिन मूल पतों पर उन्होंने अपने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाए थे वहां वो नहीं मिले हैं बीएलओ को और दूसरे कर्मचारियों को। और 7 लाख ऐसे हैं जिनके 2 जगहों पर नाम दर्ज हैं मतदाता सूची में। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके गांव में भी हैं और जहां वो अब शहर में काम कर रहे हैं वहां भी उनके नाम हैं। तो 7 लाख ये कटेंगे, 18 लाख वो कटेंगे जो मृत हैं, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो 7 और 18 25 लाख तो ये हो गए। और अगर 26 लाख ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, और मान लिया हम ये मान करके चलें कि इन 26 में 7 लाख शायद ये हों जो 2 जगह जिनके नाम है, यानी गांव में भी और शहरों में भी, तो इन 7 लाख को भी घटाओगे तो भी 19 लाख तो हैं जिनके नाम कटने हैं। तो आप ये मान करके चलो कि ये संख्या जो है 18 और 19, 37 लाख तो मतदाता सूची से जाने ही जाने हैं। 40 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं। तो ये जो हल्ला काट रहे हैं पटना से लेकर के दिल्ली और विधानसभा से लेकर के पार्लियामेंट के गेट तक पर, और जो बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर के हंगामा मचा रहे थे, अब किस मुंह से हंगामा मचाएंगे? क्या ये चाहते हैं कि जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नाम नहीं काटे जाने चाहिए? या जो शिफ्ट हो गए 20 लाख हैं या जितने भी हैं, उनके नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए ताकि ये फर्जी मतदान करा सकें, फेक लोगों को खड़ा करके उनके जरिए? और ये जो मत पेटी से और मत पत्रों से मतदान कराने की मांग करते आ रहे हैं कि नहीं ईवीएम रहने दो, तो उसमें फेक मतदाताओं को खड़ा करना बड़ा आसान होता है, मत पेटियों को लूटना भी आसान होता है, उनमें आग लगा देना भी आसान होता है, उनको तालाबों में नदियों में फेंक देना, उनको नष्ट कर देना भी आसान होता है। तो क्या करना चाहते हैं? लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ करना चाहते हैं? अब तो जवाब इनको देना है अंजू जी। पर सर, एक चीज और है, जैसे कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को ये लोग वेरिफिकेशन के लिए आप ये दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो लिस्ट चुनाव आयोग ने जारी की थी उसमें ये इसको भी जुड़वाना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तो साफ कह दिया कि ये नहीं जुड़ सकते। पहले तो चुनाव आयोग ने इन्होंने एक्चुअल में सत्यापन का जो विशेष अभियान चल रहा था उसको रुकवाने की कोशिश की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक नहीं है, इसलिए मतदाताओं का सत्यापन होना जरूरी है। और ये प्रक्रिया चली आ रही है, कभी देरी से हो जाती है, कभी जल्दी हो जाती है। दूसरी बात ये है, केवल आधार कार्ड की बात नहीं, मैं आधार कार्ड पर आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जी। तो आप देखिए, 38 में से 37 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां 100 आदमियों पर 123 से 126 आधार कार्ड बने हुए हैं।
100 लोगों पर 123 से 126, और कहीं कहीं 102 हैं, कहीं 107 हैं, कहीं 113 हैं, कहीं 117 हैं, इस तरह के भी। केवल जहानाबाद में 100 लोगों पर 97 आधार कार्ड हैं, बाकी तो हर जगह 100 से ऊपर हैं। और इनमें भी 4 जिले, कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है, जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में 44% है, अररिया में 43% है, पूर्णिया में 38% है। और यहाँ जो आधार कार्ड बने हुए हैं वो 100 पर 123 से 126 हैं। कहाँ से आ गए ये इतने? ये घुसपैठिए हैं, ये नेपाली हैं, ये रोहिंग्याज हैं, ये बांग्लादेशी हैं। तो इनके मतदाता सूची में नाम क्यों होने चाहिए? इनमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस सूची को एज इट इज क्यों रखना चाहते हैं? बताएं ना ये बिहार की जनता को और देश की जनता को। बहुत सीधा। और मेरे पास तो बहुत लंबी सूची है। सुपौल में 117, शेखपुरा में 118, बेगूसराय में 115, गोपालगंज में 115, सहरसा में 114, पटना में 113, समस्तीपुर में 113, मधेपुरा में 113, खगड़िया में 113, पश्चिमी चंपारण 112, दरभंगा 112, शिवहर में 112, भागलपुर में 111, बांका में 111। ये 14 जिले हैं जहां आधार कार्ड 101 से लेकर के और 117-18 तक आधार कार्ड हैं 100 मतदाताओं पर। तो भाई इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा फ्रॉड ये सब करा के रखा हुआ है ताकि चुनाव जीता जा सके किसी तरीके से। और जब चुनाव आयोग उसमें काम कर रहा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीटते हैं, आप नीतीश को भी घसीटते हैं, सबको आप घसीटते हो। और ये हो क्यों रहा है? महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने क्या वितंडा खड़ा किया था कि जी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में कहीं 8% मतदाता बढ़ गए, कहीं 10% बढ़ गए, कहीं 11% बढ़ गए। देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया था। हम लोग पिछले दिनों जब पुणे गए थे तो वहाँ एक कार्यक्रम में वो आए थे, गेस्ट थे, और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो राहुल गांधी आजकल कहते घूम रहे हैं इस पे क्या कहना है, तो उनका कहना ये था कि ये पहली बार हुआ है क्या? बोला कि हर लोकसभा चुनाव और हर विधानसभा चुनाव के बीच में जो ये 6 महीने का 7 महीने का गैप रहता है, हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव होता है विधानसभा का, आप सारे पिछले उठा करके देख लो, हर बार इतने ही मतदाता बढ़ जाते हैं। और ये एक प्रक्रिया है, चल रही है। बल्कि उन्होंने तो ये भी जानकारी दी थी कि जिन क्षेत्रों में 8-8, 10-10% मतदाता बढ़े भी हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में, उन क्षेत्रों से कांग्रेस के भी एमएलए जीत करके आए हैं। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है? उसकी फिर उसका क्या, उसकी सच्चाई क्या रह गई उसकी? जो वो कह रहे हैं, जो ये मतलब प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट ही जीते होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो भाई अगर राहुल गांधी एक राज्य के बारे में इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा कि अब जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं भाई पहले हम वहां मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे ताकि राहुल गांधी को शिकायत का मौका ना मिले आगे को। अगर गलत नाम जुड़े हुए हैं तो बाहर करेंगे, किसी का नहीं जुड़ पाया है तो उसको मतदाता सूची में लेकर आएंगे। तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, होगा ये तो काम हो गया। अब 51 लाख मतदाताओं के सिर पर तलवार लटकी हुई है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और सर सबसे अहम बात ये कि जो
तेजस्वी यादव है, आप देखो ना विधानसभा में क्या तमाशा हो रहा था कि वहां तो बहस होनी चाहिए, एसआईआर को लेकर जो वेरिफिकेशन हो रही है इसको लेकर बहस होनी चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है सर, वो फैसला लेती है, उस पर भी क्या बहस होगी किसी विधानसभा में? किस तरह की बचकानी बातें करते हैं तेजस्वी यादव। नहीं, मैं तो कहता हूं कि नीतीश बाबू को और वहां के विधानसभा स्पीकर को अनुमति दे देनी चाहिए कि आइए बहस करिए और प्रमाणित करिए कि जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो आप चाहते हैं वो सही है, इसको साबित करो। इनको विधानसभा में भी रिकॉर्ड में भी लेकर के आया जाए कि ये कह क्या रहे हैं। और बिहार में जो कुछ हुआ है उसको देख करके तो ममता बनर्जी डरी हुई हैं। आजकल वो कह रही है कि हम बंगाल में होने ही नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगी? घेराव ये करेंगे तो चुनाव आयोग का सर। वो ये आह्वान कर रही थी अभी एक दिन पहले, कितना गरज रही थी, सारा भाषण तो बंगाली में दे लेकिन ये वाली बातें हिंदी में बोल रही थी। उनको लगता होगा कि चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं या तो वो अंग्रेजी समझते हैं या हिंदी समझते हैं, बंगाली समझते नहीं, तो उन तक आवाज पहुंचानी है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। जैसे उद्धव ठाकरे ओकेशनली हिंदी में बोलते हैं, राज ठाकरे भी बोलते हुए दिखाई दिए जब निशिकांत दुबे को चेतावनी दे रहे थे कि समुद्र में डूबो डूबो के मारेंगे, तो निशिकांत ने चुटकी भी ली कि देखो मैंने हिंदी बुलवा दी ना इससे। तो ये लोग ड्रामा कर लो जितना करना है, पर चूंकि अब साफ सफाई का काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर चल रहा है तो ये तो नहीं रुकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो मोहर लगा दी, अब तो कह दिया कि बिल्कुल सत्यापन का काम तो संवैधानिक है। तो जो काम संवैधानिक है उसको ममता बनर्जी भी कैसे रोक सकती हैं? पश्चिम बंगाल में भी नहीं रोक सकती, और अगर रोकने की कोशिश करेंगी, बाधा बनने की कोशिश करेंगी, तो फिर जो अभी तक नहीं हुआ पिछले 11 सालों में मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, वो काम भी हम होते हुए देखेंगे पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति शासन के तहत होगा। अगर वो नहीं करने देंगी तो या तो करने देंगी या फिर जाएंगी। पर सर मजेदार यह है कि पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल साहब ने ये फरमाया था कोर्ट में कि क्यों जानना है चुनाव आयोग को कि ये नागरिक है या नहीं है, चुनाव आयोग को तो ये अधिकार ही नहीं है, ये काम तो गृह मंत्रालय का है ये परखना कि ये नागरिक है या नहीं। उनके मुंह पर भी तो तमाचा है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम करेंगे वो, और चुनाव आयोग ने भी तो कहा सर कि मुझे इतना तो जानने का हक है कि जो बंदा वोट करने आ रहा है वो भारत का नागरिक है या नहीं, ये तो जानने का अधिकार है या नहीं। और ये जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो इस तरह की मतलब जो जो कहते हैं ना कि ना जिनके सिर ना जिनके पैर, ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब है क्या कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलो चुनाव आयोग का ये काम नहीं है कि कोई भारत का नागरिक है कि नहीं है, लेकिन जो मतदाता पहचान पत्र लेकर के मतदान केंद्र पर आएगा उसकी तो पैमाइश करनी पड़ेगी, और वो वहां तक पहुंचे उससे पहले इसकी भी पैमाइश करनी पड़ेगी कि मूलतः ये भारतीय है भी या नहीं है। तो इसकी पैमाइश कौन करेगा? तो ये सारी चीजें, सारे वितंडे, सारे झगड़े केवल एक मतदाता विशेष तक अपनी बात पहुंचाने और उनको डराने और उनको ध्रुवीकृत करके अपने पक्ष में वोट डलवाने की है कवायद सारी, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर ये मामला भी मतलब विपक्ष के लिए एक जोरदार झटका तो है, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई, लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला है। जिस तरह से वो कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितनी दुकानें आती हैं वहां पर क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे, नाम नहीं लिखेंगे, उस पर भी तो इनको मंगलवार को जोरदार झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। योगी आदित्यनाथ के फैसले पर वहां पर भी तो मोहर लगी है। और देखिए आपके कैसे कैसे लोगों को ये याचिका दाखिल करने के लिए मैनेज करते हैं। अपूर्वानंद, ये एक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वामपंथी हैं, और आकार पटेल जो गुजरात में अपने को पत्रकार कहते हैं लेकिन लेफ्टिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये दोनों याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। भाई तुम कौन होते हो? तुम हो कौन ये याचिका लगाने वाले कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर जितनी दुकानें हैं, जितने रेस्टोरेंट हैं, जितने ढाबे हैं,
वहां पर क्यूआर कोड लगे ना लगे इससे आपका क्या लेना देना है? आप कहां से इसमें पार्टी बन गए? भाई, आप जब वहां जा ही नहीं रहे, आपको जब पेमेंट करना ही नहीं है, आपको जब कुछ खाना पीना ही नहीं है, आपको अगर कैश से पेमेंट करना है कहीं, आप जब जाओगे तब कर लेना, क्यूआर कोड को स्कैन मत करना। आपको कहीं अगर गंदगी ही खानी है किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके किसी की, तो आप खाओ प्रेम से। लेकिन जो धार्मिक भावना से आ रहे हैं, कष्ट सहते हुए आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे कांवड़िए तो बिल्कुल नंगे पैर आते हैं, कुछ पहनते भी नहीं पैरों में, छाले पड़ जाते हैं, खून निकल आता है, जगह जगह उनकी पट्टियां होती हैं, उनको मालिश दी जाती है, सारे कितनी भक्ति भावना से वो लोग आते हैं और शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण हो, पारदर्शिता का वातावरण हो, ताकि उनको ये पता लगे कि जिस दुकान पर वो खा रहे हैं वो किसकी है। क्यूआर कोड से जब आप स्कैन करके पैसा देते हैं तो उस पर एक नाम आ जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। और जिस तरह की चीजें पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पर हमें देखने को मिली है, कोई दूधिया है तो उसमें भी थूक करके दूध दे रहा है, कोई जूस बना रहा है उसमें भी थूक रहा है, और रोटी बना रहा है, नान बना रहा है, सब्जी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें गंदगी अपने अंदर की डाल रहा है। तो भाई, अगर आप इतने महान आदमी हैं कि आप किसी का कुछ भी खाने को तैयार हैं जो परोस रहा है, तो आप खाओ ना, दूसरों को क्यों खिलवाने पे आमादा हो? तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम तो रोक नहीं लगा रहे हैं। क्यूआर कोड की जो व्यवस्था है, जो यूपी सरकार का, योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश है, वो रहेगा एज इट इज। क्यूआर कोड लगे रहेंगे वहां पे, लोगों को पता लगना चाहिए। तो ये जानबूझ करके तरह तरह के लोगों को मैनेज करके और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाते हैं। वरना मुझे ये बताइए, कोई गुजरात का आदमी है, एक्टिविस्ट बताता है अपने आप को, लेफ्टिस्ट है, एक डीयू का प्रोफेसर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने, वकील करने और जिरह करने के लिए कितना पैसा चाहिए? कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है? तो ये चीजें जो हैं, ये जमीयत से लेकर के और तमाम लोग लगे हुए रहते हैं अलग अलग मामलों में, यहाँ तक के आतंकवादियों के लिए भी ये मुकदमे लड़ते हैं। ये मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, संभल के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, कहां कहां तक के लिए इनके पास फंडिंग आती है और ये मुकदमे लड़ते हैं और महंगे महंगे वकील खड़े करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये जमीयत नहीं तो केस लड़ा है, वो जो मुंबई के 2006 का सीरियल धमाके हुए थे ट्रेन में, 7 धमाके, उनका केस भी तो जमीयत ही लड़वा रही थी, पैसा वहां पर जमीयत से ही जा रहा था सर। अभी जो वो जो मूवी है उदयपुर फाइल्स, उसका केस भी तो जमीयत ही लड़ रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं पैसा तो इन्वॉल्व है, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। जिन वकीलों को सर ये हायर करते हैं, उनकी एक एक सुनवाई की फीस लाखों में कौन देता होगा सर? वो पैसे कहाँ से आते होंगे? 15 से लेकर के 30 लाख 35 लाख पर डे की हियरिंग की उनकी फीस है। आम आदमी कहाँ से लाएगा? सारी जिंदगी बेचारा जो है वो अगर जोड़े अपने परिवार का, अपना पेट काट करके जोड़े भी, तो एक दिन की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगी उसकी जीवन भर की कमाई। तो ये पैसा तो जाहिर है इन्हीं सब संस्थाओं से आ रहा है सर। लेकिन ये जो मामला है, इसमें तो और बहुत सी चीजें सामने आ रही है ना, किस तरह से कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। ठीक ही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। भेष बदल बदल कर सर वीडियो बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कहा जाता है देखो कांवड़िए क्या कर रहे हैं। क्या गारंटी सर वो गमछा पहने हुए कांवड़िया है भी या नहीं? देखिए, याद करिए, जब महाकुंभ चल रहा था तब भी यही हुआ था। वो जो करोड़ों की भीड़ जा रही थी मुख्य स्नानों पर, और तब किस तरह की गुंडागर्दी हो रही थी, कुछ गुंडा तत्वों के जरिए उनकी भी वीडियो बनाई जा रही थी कि ये महाकुंभ को और व्यवस्थाओं को बदनाम किया जा सके, किसी तरीके से भगदड़ की स्थिति कायम कर दी जाए, बना दी जाए,
और फिर योगी आदित्यनाथ जो इतनी सफलता के साथ दिन रात जाग करके पूरे शासन प्रशासन को लगा करके इतनी बड़ी इतनी व्यापक व्यवस्थाएं, अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई थी, उनको खराब किया जाए और इनको बदनाम किया जाए। तो ये सब गुंडागर्दी वहां भी कराने की कोशिश की गई थी और यही काम अब होते हुए दिखाई दे रहा है। वरना आम तौर पर तो ये होता है कि जो पूरी भक्ति भावना के साथ गंगोत्री से, गोमुख से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से गंगा जी का पवित्र जल लेकर के पैदल चल करके और तमाम दुश्वारियों में, बारिश हो रही है और कंकड़ है, पत्थर है, कुछ भी है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बुखार चढ़ रहा है, तबीयत खराब है, फिर भी अपने शिवालयों की तरफ चल रहे हैं, वो क्या व्हीकल तोड़ेंगे या इस तरह का उत्पात मचाएंगे? उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। मैं एक माउंट एवरेस्टर से बात कर रहा था, ममता सोधा है, उनके ऊपर मुझे किताब लिखनी थी और मैंने वो लिखी भी थी। तो मैं जब पूछ रहा था उनसे कि आप जब चोटी पर पहुंच गई क्या सोच रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर सोचने की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिमाग सुन्न हो जाता है। वहां अपना ही एक फोटो उतारने की हिम्मत तक नहीं होती है। तो जो मतलब इतना इतना अपना पूरा कौशल लगा करके, पूरा दम लगा करके और किस तरीके से अपने मंजिल पर पहुंचता है, वो उत्पात मचाएगा क्या? उसके दिमाग में तो एक शांति का भाव होगा, एक शून्यता आ जाएगी, एक ऐसे भाव में चला जाएगा जहां सब कुछ तो उसके लिए गौण हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग भक्ति भावना से डूबे हुए रहते हैं, वो तोड़ फोड़ क्यों करेंगे? तो कुछ गुंडा तत्व घुसे हुए हैं इनके बीच में और उन्होंने सही कहा सीएम ने कि भाई कुछ उत्पाती हैं, इनकी पहचान कावड़ संघ भी करे, पुलिस और प्रशासन भी करे, और ये यात्रा जब समाप्त हो जाए, जलाभिषेक का काम पूरा हो जाए, तो इन सब के पोस्टर बैनर लगवाओ और इनको पकड़ो, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने देखा भेष बदल कर गांव-गांव में भिखारी बनकर घूम रहे हैं। हिंदू लोग तो मतलब समझते हैं कि चलिए ये सन्यासी हैं, साधु हैं, इनको तो मांग के ही खाना है, तो वो पैसा देते हैं और उसका किस तरह से वो मतलब मिसयूज कर रहे हैं। सब रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी घुसपैठे यही सब तो कर रहे हैं उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। लेकिन चलिए कम से कम कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो नाम बदलकर ढाबे चल रहे थे, क्यूआर कोड चल रहे थे, कम से कम उस पर तो लगाम लगेगी। और अब देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष किस तरह शोर मचाता है। फिलहाल तो सब धनखड़ साहब के मामले में ही उलझे हुए हैं। लेकिन सर आपने समय निकाला, इन दोनों विषयों पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।